A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. So आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी. So from today's lectures onwards we are just starting with the class 10 history NCERT. Class 10 history NCERT is again about the world geography. तो हमने अभी क्लास 9 को खत्म किया है. मैंने क्लास में 9 के चैप्टर नंबर 6 तक लिए हैं बिकॉज उसके बाद वाले जो चैप्टर्स थे दिस इज अकॉर्डिंग टू माई बिलीव दैट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. तो इसलिए मैंने उन चैप्टर्स को स्किप किया है एंड आई हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप टू क्लास 10. तो दिस इज क्लास 10 चैप्टर 1. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो हम डिटेल में अब बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म का राइज होता है. अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है नए नए आइडियाज लेके आता है. क्या जो है नेपोलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. जो नेपोलियन आते हैं तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं. यूरोप जो होता है वो कैसा था बिफोर नेशनलिज्म. एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. लिबरल नेशनलिज्म. आफ्टर नेपोलियन क्या हुआ. न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 कैसे होता है. रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है. रोमांटिसिज्म इन पोलैंड. यूरोप में 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था. फ्रांस, जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. हम ये सारी बातों के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे. तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये काफी ज्यादा डिटेल चैप्टर होगा. तो हम अब क्योंकि अब हम हायर क्लासेस ऑफ एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर चुके हैं. इसमें क्लास 10 है, उसके बाद क्लास 11 और 12 आएगा. तो ये हायर क्लासेस की एनसीईआरटी है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है और ये जो होता है इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. तो दीज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और मैं इसमें थोड़ा सा वक्त लेके आपको इसमें पढ़ाऊंगी. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कि जब 19th सेंचुरी चल रही है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी क्या हुआ था. नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था एज अ फोर्स. उसकी वजह से क्या होता था. बहुत सारे हमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे. कहाँ पे हो रहा है ये. सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं ये सारे चेंज. हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था. उसने वो सारे आइडियाज को यूरोप ने स्प्रेड किया. रशिया, जर्मनी, ये सारे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लेटर ऑन. तो हम वही बात करने जा रहे हैं. तो जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन या जो नेशनलिज्म का फीलिंग यूरोप के अंदर आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है. नेशन स्टेट्स एमर्ज कर रहे हैं. मल्टीनेशनल डायनेस्टीज जो होती हैं, जो कि हेडेड बाय होती थी मोनार्क, वो सब खत्म हो जाती हैं और नेशन स्टेट की स्थापना होती है. अब लोगों को समझ में आना लगता है कि कोई कंट्री जो है वो एक नेशन है. इस चैप्टर में फोकस करेंगे हम डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स डेवलप. किस तरीके से ये होता है हम उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की. ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम क्लास 9 में भी पढ़ा है हमने डिटेल में. तो जिन लोगों ने क्लास 9 नहीं पढ़ा है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप क्लास 9 पढ़ के ही क्लास 10 पर आए. राइट. तो 1774 में क्या था. लुई 16 थे. 3 तरीके की एस्टेट्स थी फ्रांस में. फिर क्या होता है. मिडिल क्लास का इमरजेंस होता है. 1789 में क्या होता है. स्टेट असेंबली प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स. नए टैक्स लगाने के लिए बोलती है स्टेट असेंबली. नेशन असेंबली बाय थर्ड एस्टेट. नेशनल असेंबली बनाई जाती है. स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिली प्रिजन. लोग बहुत नाराज है तो बेस्टिली प्रिजन के ऊपर मतलब स्टॉर्मिंग हो जाती है उसकी. उसके ऊपर जो है लोग अपना कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के जो बेस्टिली प्रिजन होती है उसके जितने भी इनमेट्स होते हैं उनको छुड़वा दिया जाता है. तो फ्यूडल सिस्टम अब एबॉलिश हो जाता है इधर. और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है फ्रांस में. कब से शुरुआत हुआ था. लुई 16 थे वहाँ पर. 18th सेंचुरी की बात हो रही है. 18th सेंचुरी में लुई 16 का रूल चल रहा है. अलग अलग 3 क्लासेस है. अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं. लोग बहुत परेशान होकर बेस्टिली प्रिजन के ऊपर चढ़ जाते हैं. ये मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में बता रही हूँ. डिटेल में हमने क्लास 9 में पढ़ा था तो आप वहाँ से देख लीजिएगा. 1791 जो है वो टाइम है जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है. राइट. फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से नए नए आइडियाज आते हैं. आइडिया ऑफ नेशन जो होता है ना वो डेवलप होता है सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्या करता है. वो ट्रांसफर करता है सॉवरेनिटी जो होती है जो अब तक कहाँ लाई करती थी मोनार्क के अंदर, उसको ट्रांसफर करके वो सिटीजन के पास ले आता है. वो ये बोलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि अब मोनार्की जो कि ऑल पावरफुल अपने आप को समझा करती थी अब जो है कॉमन पीपल के पास आ जाएगी पावर. फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं वेरियस प्रैक्टिसेस
दैट क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। जब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है तभी आप अपने आप को नेशन समझने की बात करते हो। आप वो कॉन्सेप्ट को समझिए कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को एक नहीं मान रहे, तो एक कैसे मानते हैं? वो जब एक नेशन से बिलोंग करते हैं तब अपने आप को एक समझते हैं। तो ला पार्टी आइडिया, फादरहुड का आइडिया और सिटीजनशिप का आइडिया इमर्ज होता है। यूनाइटेड कम्युनिटी होती है, उसके बहुत सारे राइट्स होंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की जाती है। इन सारे आइडियाज के साथ जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद स्थापना की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी वाले आइडियाज होंगे, फादरहुड और सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। ऑल गुडी गुडी चल रहा है। अभी देखेंगे हम इसके बारे में कि भाई उसके ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो हम वो भी बात करेंगे। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि नया फ्रेंच फ्लैग आ जाता है, ट्राई कलर का फ्लैग जो है चूज किया जाता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो यूनिफॉर्म लॉज बना देगा कि सारे जो सिटीजन है उनके ऊपर एक ही तरीके के लॉज अप्लाई होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई एरिस्टोक्रेसी या जो मोनार्की है, जो मतलब जो नोबल्स है और एरिस्टोक्रेसी है उसको टैक्स नहीं देना, बाकी लोगों को टैक्स देना, ऐसा कुछ नहीं है। सबको खत्म करके सेंट्रलाइज लॉ बना दिया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबके ऊपर कॉमन लॉज अप्लाई होंगे। कस्टम ड्यूटीज जो थी एंड ड्यूज उसको अबॉलिश कर दिया गया, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स बनाए गए, रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड। अभी जो अलग अलग हर एक रीजन में अपना अपना डायलैक्ट होता था उसको डिस्करेज करके फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज करी जाने लगी। कहाँ पे हो रहा है ये सारा कुछ? ये सब कुछ हो रहा है फ्रांस में। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ये सारे चेंजेस आते हैं। हम इनको रिवोल्यूशनरी जो थे फर्दर डिक्लेयर करते हैं कि दैट इट वॉज अ मिशन ऑफ द फ्रेंच नेशन टू हेल्प अदर पीपल। अब जब भी किसी नेशन में रिवोल्यूशन आता है, वो पावरफुल बन जाती है, तो हमेशा ये एक आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हम ह्यूमैनिटी की भी रक्षा करेंगे, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में भी इसको फैलाएंगे। तो यही फ्रांस में हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो ये आइडिया है बाकी के कंट्रीज में भी फैलता है, यूरोप की कंट्रीज में। तो रिवोल्यूशनरी वॉर्स के बारे में हम बात करेंगे जो ब्रेक हो जाती है 1792 से 1802 तक। द फ्रेंच आर्मी बिगिंस टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो सारे आइडियाज होते हैं वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं थ्रू रिवोल्यूशनरी वॉर्स। तो अगर हम बात करते हैं ब्रीफ में, तो 1792 में क्या होता है? रिवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट होती है अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। जैकोबिन्स क्लब एक सामने आता है। जैकोबिन्स क्लब के बारे में हमने क्लास 9 में डिटेल में बात किया था। बोरबोन डायनेस्टी डिस्पोज कर दी जाती है। कन्वेंशंस ऑफ द फ्रांस बिकम द कन्वेंशंस, जो कन्वेंशंस होती है फ्रांस में, बिकम रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बन जाता है। रॉबर्सपायरे रेन ऑफ टेरर। अब रॉबर्सपायरे का रेन चल रहा था जो कि जैकोबिन्स का लीडर था, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। 1793 से 94 एक दो साल जो है उसका रेन चलता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। उसने फिर बहुत हार्श मेजर्स लगा दिए थे। 1795 में डिक्टेटर रूल होता है। 1804 से 1815 तक हम नेपोलियन बोनापार्ट का रूल देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब क्या हुआ था, रिवोल्यूशनरी वार स्टार्ट हो जाती है और एक जो जैकोबिन्स क्लब था, जो कि बहुत फेमस क्लब था उस टाइम पे, उसका जो लीडर था रॉबर्सपायरे, वो जो है उसका रूल आ जाता है। तो उसका रूल भी काफ़ी हार्श होता है और उसके बाद आता है नेपोलियन का रूल। ये सारी बातें हमने क्लास 9 में भी पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं कि नेपोलियन का जब रूल था उसकी बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, कुछ बुरी बातें थी, लेकिन बहुत सारी उसकी अच्छी बातें भी थी। तो हम बात करेंगे कि नेपोलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। तो नेपोलियन ने जो था वो डेमोक्रेसी को फिर से डिस्ट्रॉय किया था फ्रांस में, और उसने री इंट्रोड्यूस किया था मोनार्की को जब नेपोलियन आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद। बट he incorporated revolutionary principle in the administrative field to make the whole system rational and efficient. Although उसने मोनार्की लेकर आया, बट उसके जो आइडियाज, उसके जो प्रिंसिपल थे, उसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, एक रिफॉर्म्स लेकर आया। तो उसने क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड बोला जाता है इसको, उसने एक सिविल कोड लेकर आया। उसके अंदर क्या हुआ कि जो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं उन सबको खत्म कर दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के अगेंस्ट इक्वल है, सबको राइट टू प्रॉपर्टी है। तो ये सारे के सारे जो है सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन के द्वारा लाए गए। ऑल्दो उसने डेमोक्रेसी को फिर से खत्म कर दिया था और मोनार्की को ले आया था, बट उसने जो ये चेंजेस किए कि जो प्रिविलेज वाला राइट है उसको खत्म कर दिया, इक्वालिटी है बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी का राइट सबको है, तो ये सब उसने किया। तो नेपोलियन की कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या क्या किया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, रिमूव कर दिया रिस्ट्रिक्शन ऑन द मर्चेंट्स एसोसिएशन। पहले मर्चेंट्स को एसोसिएशन नहीं बनाई दी जाने देती थी, लेकिन उसने उसको रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया कि मर्चेंट्स जो है अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। यूनिफॉर्म लॉ आ जाता है कंट्री में। इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। स्टैंडर्ड वेट्स बना दिए जाते हैं, कॉमन नेशनल करेंसी बना दी जाती है। तो ये सारे के सारे नेपोलियन के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ऑल्दो वो भी एक
काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स थे नेपोलियन के भी, बट उसके स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ साथ उसके ये कुछ अच्छे मेजर्स थे जो उसने लिए थे कि यूनिफॉर्म वेट आ जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबको एक ही लॉ से के द्वारा गवर्न किया जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाता है, लोग अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो ये जो रिफॉर्म थे उसकी वजह से होता क्या है, मूवमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो अब क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज कर पा रहे हैं अपनी गुड्स का। नेपोलियन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मैनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स विद इन द टेरिटरी कॉन्कर्ड बाय हिम। जब नेपोलियन का रूल था ना, उस टाइम पे क्या कर रहा था फ्रांस, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में वॉर चल रही थी, राइट। तो उसके जो भी आइडियाज थे, जो भी उसके रिफॉर्म्स थे, उसने जिन जिन कंट्रीज को कॉन्कर किया उन सब के अंदर भी अप्लाई कर दिए। तो अब आप ये समझिए कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो आइडियाज इमर्ज हुए थे वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में फैलते जा रहे हैं। तो जो सिविल कोड था वॉज टू एक्सपोर्ट टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ये सारे डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, सब जगह जो है फ्रांस का जो है सिविल कोड वो चला जाता है नेपोलियन के द्वारा। इनिशियली जो होता है कॉन्कर टेरिटरी में फ्रेंच आर्मीज बहुत ज़्यादा वेलकम होती हैं, उनकी जो ये आइडियाज़ हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज़। लेकिन लेटर ऑन जो है नेपोलियन के इस रूल से रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। इनिशियल एंथुजियाज्म जो है हॉस्टिलिटी में बदल जाता है, क्योंकि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट्स थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम थोड़ी सी कर्टेल कर दी जाती थी। डिसएडवांटेजेस क्या थे, टैक्सेशन इंक्रीज हो गया था, सेंसरशिप लग गई थी, आप जो चाहें वो नहीं बोल सकते, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। मतलब नेपोलियन का भी आइडिया ये था कि हम सारे के सारे यूरोप को कॉन्कर कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ किया जा रहा था। सो ऑल दोज आउटवेटेड ऑल दीज, ये जितनी जो प्रॉब्लम्स थी, डिसएडवांटेजेस जो थी नेपोलियन के रूल की, सिविल कोड की, ये सारी की सारी जितनी भी डिसएडवांटेजेस थी उसने आउटवेट कर लिया एडवांटेजेस को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इतना अच्छा सिस्टम वो लेकर आया था वो सब फीका पड़ जाता है जब इसके ये डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन की। तो ये जो सारा टाइम पीरियड था, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हमने क्या बात किया कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने से वहाँ पे मोनार्की एंड हो जाती है, लुई 16 का रूल एंड हो जाता है। उसके बाद थोड़ा हमने टाइम पीरियड देखा था, जैकोबिन्स क्लब रूल करता है। उसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, वो बाकी की कंट्रीज में भी, यूरोपियन जो नेशंस हैं उनके ऊपर भी अपना सिविल कोड अप्लाई कर देता है, उन सबको कॉन्कर करने की कोशिश करता है। तो जो उसका सिविल कोड था उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, इस वाले चार्ट से आप पढ़ सकते हैं, बट ये सारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं थे, नेगेटिव्स थे। नेगेटिव्स में उस टैक्सेशन क्योंकि इंक्रीज हो गया है, सेंसरशिप इंक्रीज हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जो है इससे परेशान होने लग जाते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। सो दैट दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप कैसा था और नेशनलिज्म आने के बाद यूरोप के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑनवर्ड्स। थैंक यू।